हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी। कक्षा 12 में आने वाली हिंदी का छठा पार्ट है। 5 पार्टों का हमने अध्ययन कर लिया था। छठवां पार्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मेरे विद्यार्थियों, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके कांटेक्ट में जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पास आप इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि निःशुल्क कक्षाओं का सभी को फायदा मिल सके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय जानेंगे। छायावादी कवियों में सबसे विलक्षण प्रतिभा के धनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में 1899 में हुआ था। इनकी शिक्षा मैट्रिक तक हो सकी। अल्पायु में इनका विवाह हुआ। पिता की मृत्यु से मेदिनीपुर रियासत में नौकरी प्रारंभ की, परंतु 22 वर्ष की आयु में पत्नी का निधन हुआ। इस तरह व्यथित पीड़ित होकर निराला जी अपने पैतृक गांव गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश लौट आए। फिर लखनऊ, इलाहाबाद में रहकर के साहित्य सर्जन करते रहे। निराला जी ऐसे युगांतकारी कवि थे। इनकी कविता में तत्कालीन समाज की पीड़ा, परतंत्रता, कुंठा आदि के प्रति आक्रोश की, अन्याय और असमता के प्रति गहरे विद्रोह की एवं विषम परिस्थितियों में संघर्ष करते रहने की गूंज सुनाई देती है। बंगला, हिंदी, अंग्रेजी के साथ संस्कृत पर इनका असाधारण अधिकार था और दर्शन शास्त्र के गहन अध्येता थे। निराला अपने नाम के अनुरूप वस्तुतः निराली प्रतिभा से संपन्न थे। इनका देहावसान सन 1961 ईस्वी में हुआ था। निराला जी ने कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाओं में भी लिखा है, परंतु मूलतः एक कवि थे। इनकी काव्य रचनाओं के नाम हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और शांदे काकली। इनकी समस्त रचनाओं को 8 खंडों में निराला ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया गया है। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा काव्य उनके गहन चिंतन, प्रौढ़ता एवं प्रखरता के परिचायक है तथा इनमें प्रबंधात्मकता की सघनता विद्यमान है। इनकी कविता जो हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई है आरोबाग 2 में, उसका परिचय जानेंगे। निराला ने बादल राग शीर्षक से 6 कविताओं की रचना की है। पाठ्य पुस्तक में उनकी बादल राग 6 कविता अनामिका कविता संग्रह से संकलित है। इस कविता में यद्यपि प्रकृति का चित्रण किया गया है, परंतु ये उपदेशात्मक है। इसके प्रथम भाग में बादल के कोमल और काम्य रूप का वर्णन किया गया है, परंतु द्वितीय भाग में बादल को क्रांतिकारी और अतीव शक्तिशाली चित्रित किया गया है। इसके द्वारा कवि ने सामूहिक क्रांति की घोषणा कर जहां उसकी अनिवार्यता को संकेतित किया है, वहां उसे दलित जनों का सहायक और शोषकों का विनाशकर्ता भी कहा है, बताया है। इस दृष्टि से बादल को विप्लव का प्रत्येक क्रांति का दूत चित्रित कर कविवर निराला ने उसे सामाजिक विसंगतियों एवं विषमताओं का संहारक चित्रित किया है। बादल का गर्जन, तर्जन, असनीपात, मूसलाधार वर्षण आदि जहां प्रकृति में जल प्रलय मचा देता है, वहां वह शोषितों को शोषकों का सामना करने की शक्ति प्रकट करने का संदेश भी देता है। निराला की कविता मूल संवेदना की दृष्टि से अतीव ओजस्वी तथा विशिष्ट है। तो निराला के द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह है जिसका नाम है अनामिका। इसमें बादल राग 6 एक कविता संकलित है। उसी का दूसरा पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है, जिसमें बादल को क्रांति और ओज का प्रतीक बताया गया है। सामाजिक जो विसंगतियां होती हैं
जो विषमताएं होती हैं उनका सहारक यानी नाश करने वाला बताया गया है। कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं उसको हम पढ़ेंगे। बादल राग, राग का अर्थ होता है गीत। तो बादल राग कविता का पहला पद जो अपनी पाठ्य पुस्तक में है, तिरती है समीर सागर पर, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जके दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं, ए विप्लव के बादल, ए विप्लव के बादल। इस पद के कठिन शब्दार्थ हैं। तीर्थी यानी तैरती या विचरण करती है, समीर यानी वायु, अस्थिर यानी क्षणिक, दग्ध यानी जला हुआ, विप्लव यानी क्रांति, विनाश शांति, प्लावित यानी बहा दिया गया, रणतरी युद्ध की नौका, घन यानी बादल, भेरी यानी नगाड़ा, उर यानी हृदय, नवजीवन नया जीवन। प्रसंग है कि काव्यांश निराला द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका की कविता बादल राग के छठे खंड से लिया गया है। कवियां बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं। बादल नवजीवन और नव क्रांति के प्रतीक हैं। तो अनामिका में जो कविता सम्मिलित की गई है बादल राग, उसका छठा खंड हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया, जिसका पहला पद हमने पढ़ा है। और इस पद में बादल का क्रांति के रूप में आह्वान किया गया है कि बादल होता है वो नया जीवन देने वाला और नई क्रांति पैदा करने वाला होता है। पहले पद की व्याख्या है, कवि निराला बादल की क्रांति के प्रतीक बताते हुए नवजीवन का आह्वान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम वायु रूपी सागर के वक्ष स्थल पर विचरण करने वाले, कभी स्थिर न रहने वाले, सुखों पर दुख की छाया बनकर के मंडराने वाले परिवर्तनकारी बादल हो। निर्दयी विनाशकारी माया के समान जो इच्छाएं इस संसार में पूरी तरह से प्लावित हैं, फैली हुई हैं। तेरी युद्ध की नौका मनुष्यों की इच्छाओं और आकांक्षाओं से भरी हुई है। तेरे बादलों की गर्जना से पृथ्वी के हृदय में नव जीवन की आशा लिए हुए अपना सिर ऊंचा कर जागृत अवस्था के सुप्त अंकुर में इन क्रांति लाने वाले बादलों की ओर ताक रहे हैं, देख रहे हैं। कवि का भाव कि किसान मजदूर की आकांक्षा बादलों को नव निर्माण के रूप में पुकार रही हैं। बादल जनता के लिए परिवर्तन युग परिवर्तक के रूप में है। उनका बरसना गर्जना नवजीवन की सृष्टि करना है। विशेष है कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है। संसार की दुखी निराश हृदय को बादलों को मूसलाधार वर्षा शांति सुख प्रदान करती है। शब्द बिंबों का प्रयोग तत्सम प्रधान और सभी शब्दावली लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पहले पद में कवि निराला ने बादल को क्रांति का प्रतीक बताया है। नवजीवन का आह्वान करते हुए बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम क्रांतिकारी हो। वायु रूपी जो सागर है उसके वक्ष स्थल पर तुम रहते हो, विचरण करते हो, कभी भी स्थिर नहीं रहते हो। जिस प्रकार से सुखों पर दुख की छाया मंडराती रहती है, उसी प्रकार से तुम विचरण करते हो, अस्थिर बने रहते हो। बादल को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तुम्हारी युद्ध की जो नौकाएं हैं वो मनुष्य की इच्छा और आकांक्षाओं से भरी हुई हैं। तुम हमेशा नव जीवन प्रदान करने वाले हो। अपना सिर ऊंचा कर जागृत अवस्था में जो सोए हुए अंकुर हैं वे आपकी ओर देख रहे हैं, अर्थात जमीन में जो बीज पड़े हुए हैं वे आपकी ओर देख रहे हैं कि कब बादल बरसेंगे और कब हमारे अंदर अंकुर फूटेंगे। कहने का मतलब है, कवि कहना चाहता है कि जो किसान हैं, मजदूर हैं,
उनकी भी आकांक्षा इच्छा बादल ही है, क्योंकि बादल नव निर्माण करता है, गरजता है, बरसता है, नए जीवन का निर्माण करता है। कविता का दूसरा पद है, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पास से सापित उन्नत सत सतवीर, छत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। कठिन शब्दार्थ हैं, वर्षने वर्षना, वज्र हुंकार, वज्र के प्रहार से होने वाली भीषण आवाज, असनीपात बिजली का चमकना या गिरना, सापित सापग्रस्त, छत विक्षत घायल, हत यानी मरे हुए, स्पर्धा यानी आगे बढ़ने की होड़। ये पद निराला के काव्य संग्रह अनामिका के छठे भाग बादल राग से लिया गया है। निर्धन गरीब कृषकों किसानों द्वारा बादलों की प्रतीक्षा करते बताया गया है कि जो परिवर्तन की आकांक्षा व इच्छा ले क्रांतिकारी बादलों को ताक रहे हैं, कि जो निर्धन किसान है, गरीब किसान है, वो बादलों का इंतजार कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए बादलों की ओर देख रहे हैं कि बादल ही उन गरीब किसानों की आकांक्षा है, इच्छा है। इस पद की व्याख्या है, कवि निराला बादल को विश्व में परिवर्तन लाने की शक्ति से संपन्न और क्रांति का प्रतीक मानकर उसे संबोधित करते कहते हैं कि हे बादल, जब तू बार बार भीषण गर्जना करते हुए घनघोर रूप से धरती पर वर्षा करता है, तो तेरी बिजली की भयंकर कड़क को सुनकर भय त्रस्त, भय से डरे हुए सांसारिक लोग अर्थात पूंजीपति वर्ग के लोग अपना हृदय थाम लेते हैं, घबरा उठते हैं। संकेत यह कि सामाजिक क्रांति के उद्घोष को सुनकर के पूंजीपतियों के हृदय भयभीत होने लगते हैं, उन्हें अपनी सत्ता डगमगाती प्रतीत होती है। निराला कहते हैं कि हे वीर बादल, तू अपने बिजली रूपी वज्रपात से सैकड़ों लताओं और वृक्षों को सहशरीर तोड़ता फोड़ता हुआ धरती पर सुला देता है, जो अपनी ऊंचाई पर गर्व कर रहे थे और असीम आकाश को छूने की कोशिश कर रहे थे। इसका प्रतीकार्थ यह है कि समाज का निम्न वर्ग दुखों से आक्रांत है, भयभीत है, अतएव क्रांति से ही उनका उद्धार हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए रणभेरी का गर्जन अत्यावश्यक है, बहुत जरूरी है। विशेष में कवि ने बताया कि सांसारिक क्रांति आने से दलित शोषितों को नव जीवन की आशा होती है। तत्सम प्रदान और सभी शब्दावली, मानवीकरण व अनुप्रास अलंकार, शब्द बिंबों का प्रयोग हुआ है। तो दूसरे पद में कवि बादल को परिवर्तन लाने में शक्ति से संपन्न और क्रांति का प्रतीक मानता है और बादल को संबोधित करता हुआ कहता है कि जब तुम बार बार भयंकर गर्जना करते हो और भयंकर वर्षा करते हो, तो तुम्हारी बिजली की कड़क को सुनकर के वे भी संसार के लोग अर्थात जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो लोगों का शोषण करते हैं, वो घबरा उठते हैं। यानी कि बादल सामाजिक क्रांति का प्रतीक है कि जब सामाजिक क्रांति होती है तो पूंजीपति लोग भयभीत हो जाते हैं, उनकी जो सत्ता होती है वो डगमगाने लगती है। तो निराला जी कहते हैं कि बादल अपने बिजली रूपी वज्रपात से सैकड़ों लताओं को और वृक्षों को तोड़ देता है, फोड़ देता है, धरती पर उनको सुला देता है, जो अपनी ऊंचाई पर गर्व करते हैं, आकाश को छूने की कोशिश करते हैं, उनको नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से जब क्रांति होती है तो जो निम्न वर्ग होता है, जो किसान और मजदूर वर्ग होता है, वह सम्मानित होता है, सम्मान प्राप्त करता है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति आवश्यक है और क्रांति होती है तो समाज के जो शोषित लोग होते हैं वो सम्मान प्राप्त करते हैं और जो शोषक होते हैं वो भयभीत होते हैं, डर जाते हैं। इस कविता का तीसरा पद है,
हंसते हैं छोटे पौधे लघु बार, हंसते हैं छोटे पौधे लघु बार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। कठिन शब्दार्थ हैं। सस्य यानी हरा भरा, रव यानी आवाज, शोर यानी रव यानी आवाज, शोर या कोलाहल। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश निराला द्वारा रचित काव्य संग्रह अनामिका के छठे भाग बादल राग से ले आए हैं। कवि ने हरी भरी धरती व खिलते फूलते फूलों द्वारा बादलों का आह्वान किया है। आह्वान का अर्थ होता है पुकारना। पद की व्याख्या है। कवि कहता है कि क्रांति की वर्षण गर्जन से पूंजीपति न केवल घबराने लगते हैं अपितु जीवन को व्यर्थ मान करके धराशायी होने लगते हैं। उन सभी पूंजीपतियों को गर्वोन्त वृक्षों की बाती पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर छोटे पौधे रूपी दलित वर्ग के लोग हंसते हैं। वे उनके विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। इसी कारण अत्यधिक हरियाली से प्रसन्न होकर वे अपने पत्ते रूपी हाथों को बार बार हिलाकर तुम्हें धरती की ओर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। तेरे द्वारा क्रांतिकारी भयंकर ध्वनि करने से दलित वर्ग रूपी छोटे लता वृक्ष तो प्रसन्न ही होते हैं, वे सदा शोभा भी पाते हैं। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न व दलित वर्ग को अपने अधिकार भी प्राप्त होते हैं। कवि प्रगतिवादी दृष्टिकोण के साथ बादलों को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक मानते हैं। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। औसवी भाषा व मुक्तक छंद का प्रयोग है। तो इस पद में कवि ने लिखा है कि जब क्रांति होती है तो पूंजीपति लोग घबराने लगते हैं, अपने आप को वृक्षों की भांति बहुत ऊपर चढ़ते हुए मानते हुए, यानी अपने आप को ये समझते हैं कि हम समाज में सबसे बड़े हैं, गर्व करते हैं। लेकिन जब क्रांति होती है तो जिस प्रकार से वृक्ष जमीन पर आकर के गिर जाते हैं, उसी प्रकार से पूंजीपति लोग धराशायी हो जाते हैं। तो दलित वर्ग होता है वो खुश होता है, अत्यधिक प्रसन्नचित्त होता है। और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, भयंकर बरसात होने पर बिजली कड़कने से खिल उड़ते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। उसी प्रकार से समाज का दलित वर्ग क्रांति होने पर सम्मानित होता है, जीवन जीने की उनमें आशा होती है। क्रांति होने पर निम्न या दलित वर्ग के लोग होते हैं अधिकार प्राप्त करते हैं। तो बादल यहां पर क्रांति और विद्रोह के प्रतीक हैं। चौथा पद है अट्टालिका नहीं हरे, अट्टालिका नहीं हरे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन, शुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, शोक रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अट्टालिका का अर्थ होता है अटारी, भव्य भवनों के ऊपरी कक्ष, पंख यानी कीचड़, पलावन यानी बाढ़, शुद्र यानी छोटा तुच्छ, जलज यानी कमल, शैशव यानी बचपन, नीर यानी जल। ये काव्यांश निराला द्वारा रचित काव्य संग्रह अनामिका के छठे भाग बादल राग से लिया गया है। इसमें कवि ने पूंजीपतियों में क्रांति का भय तथा निर्धन गरीबों में हर्ष की लहर का वर्णन किया है। व्याख्या है। कवि पूंजीपतियों के बड़े बड़े भवनों को देखकर कहते हैं कि ये ऊंचे भवन अपनी ऊंचाई द्वारा गरीब व निर्धन लोगों को भयभीत करते हैं। इन भवनों की ऊंचाई उनमें डर भर देती है। इन्होंने गरीबों के शोषण से ऊंचे भवन निर्मित किए बनाए हैं। वर्षा से जो जल प्लावन बाढ़ आता है, उससे सबसे पहले कीचड़ी बहता है। छोटे से कमल के फूल तो उस जल को स्पर्श कर और भी आनंदित होते हैं। कहने का भाव है कि कीचड़ पूंजीपतियों का पर्याय है और कमल उन गरीबों के समान है। गरीबों के बच्चे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीने वाले सुकुमार होते हैं, कोमल होते हैं, जिन पर प्रकृति का कोई असर नहीं होता, बल्कि प्रकृति के विभिन्न रूप को देखकर भी वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। गरीब रोग व्याधि
दुख पीड़ा सभी में समान स्थिति में रहते हैं, जबकि पूंजीपति सदैव अपने शोषण से उत्पन्न क्रांति के कारण भयभीत रहते हैं। जल प्लावन में यानी बाढ़ में कमल खिलता है, अर्थात कष्टों में भी सामान्य वर्ग प्रसन्न रहता है, जैसी विशेषोक्ति प्रस्तुत है। शब्द लघु आकार लिए तत्सम प्रदान खड़ी बोली बिंबु अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो कवि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवनों को देख करके कहते हैं कि ये ऊंचे ऊंचे भवन जो पूंजीपतियों ने बनाए हैं, ये गरीबों से लूट करके बनाए गए हैं। उन ऊंचे ऊंचे भवनों को देख करके जो गरीब लोग होते हैं वो भयभीत होते हैं, डर जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है। लेकिन जब कवि कहता है कि जब बाढ़ आती है तो कीचड़ बह जाता है, और कीचड़ में जो कमल का पौधा होता है, उसका जो फूल होता है, वो जल को स्पर्श करके प्रसन्नचित होता है। उसी प्रकार से जब क्रांति होती है तो जो शोषण करने वाले लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, उनका नाश हो जाता है, और जो शोषित होते हैं, जो निर्धन गरीब लोग होते हैं, वो सम्मान पाते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं। लेखक ने लिखा है कि जब कवि ने कहा है कि जब बाढ़ आती है या भयंकर बरसात होती है, बादलों की गर्जना होती है, तो पूंजीपति लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्रांति होती है तो भी शोषित लोग होते हैं, जो शोषण करने वाले होते हैं, वो डर जाते हैं। लेकिन जो निर्धन लोग होते हैं वो प्रसन्नचित होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो किसी भी प्रकार के दुख पीड़ा रोग में समान स्थिति से रहते हैं। लेकिन पूंजीपति लोग थोड़े से दुख से ही डगमगा जाते हैं। पांचवा पद है रुद्ध कोश है शुद्ध तोष। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। रुद्ध यानी रोका गया, कोश यानी खजाना, शुद्ध यानी अशांत, तोष यानी संतुष्टि, अंगना अंक पत्नी की गोद, और त्रस्त यानी भयभीत। प्रसंग है ये काव्यांश निराला के काव्य संग्रह अनामिका के छठे भाग बादल राग से लिया गया है। इसमें बादलों से क्रांति का आह्वान किया गया है कि वे अपनी गर्जना से पूंजीपतियों को आतंकित कर दे। आतंकित यानी भयभीत कर दे। कवि निराला कहते हैं कि शोषक वर्ग का विनाश आवश्यक है। ये सामान्य जनता का शोषण करते हैं। शोषकों एवं पूंजीपतियों ने जनता के अपार धन का शोषण करके उसे अपने खजानों में बंद कर रखा है। पूंजीपतियों के द्वारा धन का संचय करना एक प्रकार से विनिमय की गति को बंद करना है। ऐसा करने से गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। पूंजीपतियों का अपार धनराशि का संचय करके भी संतोष नहीं। वे अपनी सुंदर स्त्री के अंगों से लिपटे रहने पर भी सदा आतंकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। कवि ने बादलों के माध्यम से नव क्रांति की बात की है, जिससे गरीबों एवं शोषितों को न्याय मिल सके, उनकी स्थिति में सुधार हो। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है, औसवी भाषा प्रभावमयता है, बिंबों का सटीक प्रयोग है। शब्द में कवि ने लिखा है कि जो शोषक वर्ग है उसका विनाश बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सामान्य जनता होती है उसका शोषण करते हैं, और शोषण करने वाले लोग पूंजीपति लोग जनता से धन इकट्ठा करके शोषण करके अपने खजानों में भर लेते हैं। इससे जो विनिमय की गति होती है वो बंद हो जाती है, रुक जाती है। इससे ये नुकसान होता है कि गरीब अधिक गरीब हो जाता है, पूंजीपति अधिक पूंजीपति बन जाता है। पूंजीपति लोग ढेरों धन इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको संतोष नहीं मिलता है। वे इतने भयभीत और डरे हुए होते हैं, अपनी सुंदर स्त्रियों के अंगों से लिपटे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, और फिर भी भयभीत होते हैं, डरे हुए होते हैं। छठा पद है जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही आधार। ए जीवन के पारावार, ए जीवन के पारावार।
जीर्ण यानी पुराना, कमजोर, शीर्ष यानी दुर्बल, हाड़ यानी हड्डियां, अधीर यानी व्याकुल, पारावार यानी अथाह समुद्र। एक काव्यांश निराला द्वारा रचित काव्य संग्रह अनामिका के छठे भाग बादल राग से लिया गया है। कवि ने किसानों द्वारा बादलों को बुलाए जाने का इसमें वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि बादलों को आमंत्रित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति के बादल, जब तू भयानक रूप में गर्जना करेगा, तब तेरे विद्रोह रूपी रथ की ध्वनि सुनकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होकर अपने नेत्रों को और मुख को ढक रहे हैं। क्रांति की शोर को सुनकर भयभीत व कंपित हो रहे हैं। हे बादल, जीर्ण जर्जर बुझाऊ वाला, दुर्बल शरीर वाला, निरंतर शोषित रहने और पुष्ट भोजन न पाने से अत्यंत दुर्बल हाथ पैरों वाला किसान तुम्हें बड़ी आतुरता से बुला रहा है, बेचैनी से बुला रहा है। धनिक वर्ग ने किसानों का शोषण कर दिया है, इससे उसकी सी बुरी दशा हो गई है। फिर नवीन शक्ति और सामाजिक क्रांति से संपन्न बादल, शोषित कृषक वर्ग का इतना शोषण हो गया है कि वह अब मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया है। पूंजीपति ने उसका सारा जीवन रस चूस लिया है। हाड़ मांस ही अब उसके जीवन का आधार रह गया है। ऐसी अवस्था में अब तुम ही उसके जीवन दाता हो। हे जीवन रूपी जल के सागर, तुम्हें ऐसे शोषितों को शोषण से मुक्ति दिलाकर बचा सकते हो। उनके जीवन में अपनी वर्षा रूपी क्रांति से परिवर्तन लाकर संरक्षण प्रदान कर सकते हो। कवि ने किसानों, गरीबों की स्थिति बताते हुए क्रांति दूत बादलों का आह्वान किया है। भाषा संस्कृत प्रधान, औत्सवी भाव व बिंब सादृश्यता युक्त है। इस अंतिम पद में कवि ने बताया है कि बादल क्रांति के प्रतीक हैं। बादलों से कवि कहता है कि तुम भयानक रूप से गर्जना करो, जिससे कि जो पूंजीपति लोग हैं वो भयभीत होकर के अपनी आंखों और अपने मुख पर हाथ रख ले, अर्थात अपने आंखों को और मुख को ढक ले। क्रांति का स्वर सुनकर के वो भयभीत हो जाएं। हे बादल, जो दलित किसान मजदूर है उसकी भुजाएं जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, उसका शरीर दुबला हो गया है, लगातार उसका शोषण किया जा रहा है। अब केवल उसका जो शरीर है वो हड्डियों का ढांचा ही रह गया है, क्योंकि उसका शोषण किया जा रहा है। उसकी बहुत बुरी दशा है, इसलिए क्रांति की बहुत आवश्यकता है। पूंजीपति ने उसके जीवन का पूरा रस चूस लिया है। अब केवल हार्ड मास का ढांचा ही रह गया है। लेकिन हे बादल, तुम जीवन दाता हो, तुम जीवन रूपी जल के सागर हो। शोषितों को शोषण से मुक्त कराओ। वर्षा रूपी क्रांति तुम लेकर के आओ। तो कवि यहां पर बादलों को क्रांति का प्रतीक मान रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हमने ये पद, कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष पढ़े हैं, समझे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं जिनका अध्ययन आप आसानी से कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वेश्चन है। व्याख्या हमने पढ़ ली है। कला की बात का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, यहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ इन 5 पंक्तियों में। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन। निबंधात्मक प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है रचनाकार का परिचय संबंधित क्वेश्चन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
का चैप्टर था जिसका हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।